नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे पटवारी एग्जाम 2025 के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। कुल 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जिसमें पिछले सालों के क्वेश्चन और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले थे वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो आपकी जो एक ही क्लास में पूरा जो सिलेबस है वो क्लियर होने वाला है, तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? त्रिफला शब्द ऑप्शन नंबर दे रखे हैं, अविभा समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। मैं आपको सभी क्वेश्चन के जल्दी से आंसर बताऊंगा और थोड़े से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। देखिए, वह समास जिसमें जो हमारा पहला पद होता है वो होता है संख्यावाचक, तो उसमें द्विगु समास होता है। जैसे देखिए त्रिफला, त्रिफला में जो त्रि शब्द है वो हमारा संख्यावाचक है, तो उसमें हमारा जो कौन सा समास है तो वह द्विगु समास। उसी प्रकार नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो इसमें जो पहला पद आ रहा है वो आ रहा है संख्यावाचक, तो इसमें भी जो हमारा समास है वो है द्विगु समास। उसके बाद है प्रतिदिन। तो देखिए प्रतिदिन में कौन सा समास है आपको ध्यान से समझना। तो ऐसा समास यानी वह समास जिसमें जो पहला पद होता है वो होता हमारा उपसर्ग होता है, जैसे प्रति, तो वो हमारा अविभा समास है। उसके बाद है महापुरुष, महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, है जो, बीच में है जो शब्द आ रहा है, तो इसमें जो हमारा समास है कर्मधारय। ऐसे आप तुरंत ही पहचान कर लेंगे, अगर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुरंत ही पहचान कर लेते हैं। उसके बाद है माता पिता, बीच में योजक चिन्ह लग रहा है, माता पिता, दिन और रात, राम और श्याम, तो इस तरह से जो योजक शब्दों के बीच में चिन्ह लगता है तो उसमें जो हमारा समास होता है द्वंद्व समास। उम्मीद करते हैं कि पूरा स्पष्ट क्वेश्चन आपने समझ में जरूर आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे पटवारी एग्जाम्स हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो, या फिर राजस्थान की कोई भी एग्जाम्स हो, ऐसे प्रश्न जरूर छपेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, एक हमारा प्रश्न होता है कि वर्णों की संख्या, इस क्वेश्चन में दे रखा है कुल वर्णों की संख्या। मैंने आपको अलग से स्पष्ट रूप से समझाया ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, 52। हमें 44 में बनना है, ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52। अगर हमारा क्वेश्चन आता कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है तो राइट आंसर होता 44। इसमें जो शामिल है 11 स्वर, 33 व्यंजन है, उत्सिप्त 2 है और अयोगवा 2 और संयुक्त व्यंजन है वो हमारे 4। उत्सिप्त और अयोगवा शायद तो आप वर्णों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्न में से एक स्त्रीलिंग शब्द, आपको जल्दी से आंसर बताना है 2 सेकंड में, बाद में मैं समझाऊंगा। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आ गया तो फिर आपका गलत कभी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि निम्न में से एक स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन नंबर दे रखे हैं हिमालय, कान, सोमवार और गंगा। तो ध्यान से समझना, मैंने अलग से आपको जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो समझा दिया है। देखिए दिनों के नाम और महीनों के नाम, ये जो शब्द आपको दिखते हैं ऑप्शन में, तो ये पुल्लिंग्स में होते हैं। जो भी दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, और महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, तो ये हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद पर्वतों के नाम और पेड़ों के नाम, तो जो भी पर्वतों के नाम हो जैसे हिमालय, नीलगिरी, इस तरह से, तो वे पुल्लिंग्स होते हैं। और पेड़ों के नाम आपको पता होगा ये भी पुल्लिंग्स में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद अनाजों के नाम, द्रव्य पदार्थ जैसे चावल है, दूध है, तो ये भी शब्द अगर ऑप्शन में देखने को मिले तो पुल्लिंग्स होते हैं। उसके बाद ग्रहों के नाम, तो ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग्स होते हैं। और अंगों और देवताओं के नाम भी पुल्लिंग्स होते हैं। इसके अलावा जो भी शब्द दे रखा हो वो हमारा स्त्रीलिंग होगा, तो ध्यान से समझना। देखिए हिमालय, तो हिमालय कौन सा पर्वत का नाम है? तो ये हमारा पुल्लिंग है। कान, कान एक अंगों का नाम है, देख लीजिए अंगों का नाम है, तो ये पुल्लिंग है। उसके बाद सोमवार, तो सोमवार ये क्या है? दिन का नाम है, तो ये भी हमारा पुल्लिंग है। लेकिन गंगा, नदियों के नाम, जो नदियों के नाम भी होंगे वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने जरूर समझा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो भी अभ्यर्थी पटवारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं
तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास हर रोजाना लेकर आते रहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। थोड़ी देर बने रहना है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, 44, 11, 33। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को 25। बाकी देखिए 44 दे रखा है, 11 दे रखा है और 33 दे रखा है। तो 33 तो व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं और इस टोटल मिला के 44 होते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 25। उसमें से अलग से ये भी याद रख सकते हैं नासिकीय, अंतस्थ और ऊष्मा, क्योंकि एक एक ऑप्शन में दे देते हैं कि निम्न में से ल का ऑप्शन देते हैं और फिर पूछते हैं कि कौन सा व्यंजन है, नासिकीय है, अंतस्थ है या फिर ऊष्मा व्यंजन है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, केवल एक बार पढ़ लेना है। तो लॉक करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है जो कि पटवारी एग्जाम्स में पूछा गया 2021 में। बिल्कुल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए कम से कम 4 से 5, 25 क्वेश्चन में से आपका सिलेबस है बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो विलोम शब्द कौन सा है बताने की पूरी कोशिश करें। संतुष्ट, संतुष्ट दे रखा है, सत्कृत, निरादृत दे रखा है, पथ्य, पद्य दे रखा है, विरस और विरह दे रखा है। सभी ऑप्शन बेसिक हैं वैसे। तो देखिए हम एक एक करके समझेंगे। इसमें देखा संतुष्ट, तो यहाँ पे संतुष्ट दे रखा है। देखिए संतुष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो होता है असंतुष्ट, आपको भी मालूम होगा, ये तो गलत हो चुका। उसके बाद सत्कृत और निराकृत, तो ये जो इस क्वेश्चन का है जो कि राइट आंसर है बिल्कुल। उसके बाद पद्य, तो आपको पता है कि गद्य का जो विलोम शब्द होता है पद्य, ये भी गलत हो गया। और विरस का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सरस। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण और अघोष वर्ण, 4 प्रकार होते हैं, आपको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। अगर पटवारी एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आएगा तो किसी दूसरी एग्जाम्स में आ जाएगा। तो अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर दे रखे हैं ड, घ, फ और ख। इसकी ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं जो आप कभी नहीं भूलोगे, अल्प प्राण और महाप्राण की। देखिए प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर ये हमारे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे क वर्ग, तो क वर्ग का पहला अक्षर ये हमारा पहला वर्ण, ये हमारा अल्प प्राण है। उसके बाद तीसरा वर्ण है और 5वां वर्ण है, ये अल्प प्राण होते हैं। बाकी महाप्राण दूसरा, जैसे ख, क वर्ग का दूसरा वर्ण क्यों कौन सा है? वो होता है ख, तो ये हमारा महाप्राण है। उसके बाद डायरेक्ट चौथा क, ख, ग और घ, तो घ एक कौन सा है? घ एक महाप्राण है, समझ गए होंगे। जैसे ड, तो देखिए ड, ट वर्ग का ट, ठ और ड तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण, तो ये हमारा एक अल्प प्राण है। बाकी ग, ग एक चौथा वर्ण है, फ दूसरा वर्ण है और ख दूसरा वर्ण है। तो देखिए दूसरा और चौथा, तो ये तो होते हैं महाप्राण, और पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है वो होता है अल्प प्राण। अब आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। आपको बाकी जो जितने वर्ण है याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इस ट्रिक को याद रखना। ऐसा ही एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और पटवारी एग्जाम्स में भी आते हैं। अब आपको बताना है महाप्राण वर्ण कौन सा है। निम्न में से महाप्राण वर्ण, ये आपको ट्रिक अप्लाई करनी है, जल्दी से बता दीजिए। महाप्राण वर्ण ऑप्शन नंबर दे रखे हैं ज, ड, म और ध। तो ये हमारा तीसरा वर्ण है, ये हमारे पे तीसरा वर्ण है ट, ठ और ड। ये 5वां वर्ण है और ये चौथा वर्ण है। तो देखिए महाप्राण, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ण, तो इसमें ध दे रखा है चौथा वर्ण। तो बिल्कुल हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। एक महाप्राण वर्ण है ध। अगला क्वेश्चन, त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? त वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, नासिका, दंत। इसका जल्दी से आंसर मैं आपको बताऊंगा। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, दंत। एक त वर्ग का उच्चारण स्थान है, बाकी क वर्ग का कंठ है, च वर्ग का तालु है और हण, न, म
है ना, उसका जो उच्चारण स्थान है वो होता है नासिका। तो हम ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अलग अलग भाषाओं से, जैसे देखिए रेलगाड़ी, रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी है वो हमारा हिंदी भाषा का है। तो ये दोनों शब्द मिलके जो हमारा एक शब्द बना है वो बना है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, तो देखिए रेलगाड़ी कौन सी भाषा का शब्द कहलाता है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं साथियों संकर शब्द। इस तरह से आपको याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दिन, दिन हमारा रूढ़ शब्द है। उसके बाद है योग रूढ़। तो बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण देखने को मिले तो वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी से क्लास को मैं ले रहा हूं, आपको समझने की पूरी कोशिश करना ध्यान से और वीडियो पर अंत तक बने रहना। परोपकार शब्द में संधि कौन सी है? परोपकार बिल्कुल बेसिक संधि है परोपकार। गुण, वर्दी, अयादि, दीर्घ। क्वेश्चन देखते ही आपके मन में आंसर आना चाहिए। परोपकार, पर धन उपकार। तो ओ या आ के युग में ऊ का आदेश हो रहा है, उसके बाद ओ हो रहा है परोपकार। तो कौन सी संधि है? वो है गुण संधि, पर धन उपकार। बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप जेठिन, जेठराइन, जेठानी और जेठरानी। बीएसटीसी में, सेकंड ग्रेड में, पीटीटी में और सीटी एग्जाम्स में और अकाउंटेंट एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जेठानी। बेसिक क्वेश्चन था जो कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आज गर्म लू चल रही है वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? देखिए आज गर्म लू चल रही है वाक्य में अनावश्यक शब्द यानी बेफालतू शब्द कौन सा प्रयुक्त हुआ है? जो भी वाक्य दे रखा है आज गर्म लू चल रही है, ध्यान से समझिए। ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, आज दे रखा है, गर्म दे रखा है, लू दे रखा है और चल, अनावश्यक शब्द। तो अब मैं आपको बताता हूं, देखिए आज गर्म लू ये दोनों शब्द आ चुके हैं। आपको मालूम होगा कि लू लू हमेशा गर्म होती है, आपको भी मालूम होगा जो गर्मी के दिनों में चलती है लू। तो इसमें देखिए गर्म लू, आज लू चल रही है, ये एक राइट वाक्य है। और आज गर्म लू एक अनावश्यक शब्द है, वो हमारा गर्म, हमें पता है कि लू गर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। गर्म एक अनावश्यक शब्द है, आज लू चल रही है, यह भी वाक्य सही है। आज गर्म लू चल रही है, इसमें जो गर्म शब्द है बिल्कुल अनावश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, आस्तिक का विलोम शब्द कौन सा है? आस्तिक का विलोम शब्द, एक दो क्वेश्चन सरल भी मिलेंगे। आस्तिक का विलोम शब्द सभी को मालूम होगा तो है नास्तिक। उसके बाद अंध का आदि, यह भी आता है एग्जाम्स में। उसके बाद प्रकाश अंधकार, अज्ञे का विज्ञ और शुष्क का आद्र। जो भी ऑप्शन दे रखे एग्जाम्स में बार बार रिपीट्स होते हैं, इसलिए सिलेक्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी है हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। आस्तिक का विलोम शब्द है वो है नास्तिक। अलग क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आप अगर जल्दबाजी करोगे तो गलत कर दोगे। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर पूछा है। इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से समझना है। प्रश्न क्या पूछा है कि अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई। अब समझते हैं, देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर ऐसे यहां से प्रश्न पूछता, ये प्रश्न पूछते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो कहलाती है वर्ण। अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो वो होती है शब्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है ध्वनि। देखिए मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो वो होती है हमारी ध्वनि। अर्थ के आधार पर होता है शब्द और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। इस तरह से प्रश्न है जो कि आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिल्कुल निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज, देशज का मतलब होता है कि स्थानीय भाषा का शब्द। बिल्कुल स्थानीय भाषा का शब्द कौन सा है? परात, लोटा, मुक्का, उपरोक्त सभी। बेसिक क्वेश्चन है, तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, उपरोक्त सभी, जो कि हमारा राइट आंसर है। उपरोक्त सभी, परात भी स्थानीय भाषा का शब्द है, लोटा भी और मुक्का भी, तो सभी आंसर जो कि हमारा राइट आंसर है, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पहले जिक्र किया था। गंगा नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है? गंगा नदी, अभी तक बने रहना। ये क्वेश्चन संज्ञा से संबंधित अगर एग्जाम में आ गया तो गलत नहीं होगा। गंगा नदी शब्द में संज्ञा, ऑप्शन नंबर दे रखे हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवासी जातिवाचक। गंगा नदी, थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम, तो इसमें तो हमारी जो संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जैसे नदी, नदी एक हमारी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद एक झील, झील शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़, देश, जिला, शहर, विद्यालय। अगर नाम होता जैसे जालोर जिला, झुंझुनू जिला, सीकर जिला, देखिए सीकर, इस तरह से नाम आते तो उसमें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन डायरेक्ट जिला, जिला शब्द एक जातिवाचक है। उसके बाद एक गंगा नदी, तो गंगा नदी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर डायरेक्ट शब्द होता नदी, नदी शब्द में जो संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, जो नाम का बोध होता है उसमें होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप समझ गए होंगे। बाकी भाववाचक संज्ञा तो आप उदाहरण देख के भी पहचान कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? हमने अल्प प्राण की तरीक बताई, उसके बाद महाप्राण वर्ण की तरीक बताई। अब हम बताऊंगा अघोष वर्ण की तरीक। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये हमारे अघोष वर्ण कहलाता है। तो अपने आप घोष वर्ण निकल के आ जाएगा अघोष वर्ण। जैसे क वर्ग और ख वर्ग ये हमारे अघोष वर्ण है। तो देखिए ग, क, ख, ग तीसरा वर्ण है। उसके बाद ग चौथा वर्ण है। स, छ, ज, स, छ, ज तीसरा वर्ण है और फ, फ दूसरा वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कहलाता है हमारा अघोष वर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है वो हमारा घोष वर्ण कहलाता है। यह था अघोष वर्ण। समझ गए? आपको पूरे वर्ण है जो कि याद नहीं रखने, इस तरह से ट्रिक अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ही देर में हमारा जो वीडियो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपको अंत तक बने रहना, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना। ऐसे ही आपको क्लास समझाने जा रहा हूँ, पूरी कंफ्यूजन है बिल्कुल दूर होगा आपका। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मैं, आप, कोई, तुम। ऑप्शन नंबर दे रखें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोई, जो कि हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण है मैं, मुझे और मुझको। मध्यम पुरुष के उदाहरण है तुम, तुझे और तेरा। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है यह, वह और ये। शायद तो आप ये भी साइड की जानकारी याद रख सकते हैं। फिलहाल इतना याद रखना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो वह कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम्स में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आग के सभी पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? आग के सभी पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर ध्यान से पढ़ना। देखिए इसमें आप देख रखा है कि अनिल और अनल दो शब्द आ चुके हैं। तो अनिल और अनल, तो अनिल तो जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है वायु का, और अनल होता है आग का। तो ये तो हमारा गलत हो गया क्योंकि अनिल शब्द आ चुका है। उसके बाद है पावक, अनल और विषाणु। ये बिल्कुल लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। पावक एक आग का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद विषाणु भी है और अनल भी है। चपला, तड़ित और चंचला, ये तो हमारे विद्युत के पर्यायवाची शब्द हैं। चपला है, तड़ित है और चंचला है। उसके बाद अग्नि, अनंग और मनुज,
देखिए यहाँ पे मनोज है जो कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शब्द है जो एक कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मनोज, कामदेव। बिल्कुल लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द है जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? 25 क्वेश्चन की क्लास होने वाली है, 19 क्वेश्चन हो गए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द दृष्टि, प्रादेशीय, प्रादेशिक और प्रादेशिक। इसमें जो कंफ्यूजन वाले ऑप्शन है वो है ए है और डी है। दोनों में से आंसर कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शब्द सबसे शुद्ध शब्द हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, प्रादेशिक, जो कि वर्तनी की दृष्टि से हमारा शुद्ध शब्द है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारी एग्जाम्स 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुहावरे का अर्थ है जो कि अत्यंत प्रसन्न होना है? अत्यंत प्रसन्न होना, चारों अंगुलियां घी में होना, फूला न समाना, मन हरा होना, या फिर चैन की बंसी बजाना। अत्यंत प्रसन्न होना तो फूला न समाना। बेसिक क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है फूला न समाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका गाना गाती है वाक्य है। मोनिका गाना गाती है, देखिए इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। मोनिका गाना गाती है तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है, सरल वाक्य है। अगर आपको दे रखते क्वेश्चन देता कि हवा का तीव्र झोंका आया और शब्द दे रखा हो, वह सब कुछ उड़ा ले गया, जो भी एक उदाहरण दे रखा होगा उसमें और शब्द जरूर होगा, तो उसमें जो हमारा वाक्य होगा वो हो गया संयुक्त वाक्य। और शब्द होगा, और शब्द के अलावा एक और शब्द है वो होता है लेकिन और तथा और इसलिए। ऐसे जो 4 शब्द होते हैं उसमें से 90% शब्द आता है वो होता है और शब्द। दोनों वाक्य को जोड़े रखता है। जैसे हवा का तीव्र झोंका आया, ये एक अलग वाक्य है, उसके बाद वह सब कुछ उड़ा ले गया और इसमें और शब्द जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो हमारा वाक्य होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। अगर ये उदाहरण एग्जाम्स में आ गया तो गलत नहीं करना है, केवल आपको और भी इसमें याद रखना है। उसके बाद है हवा का तीव्र झोंका आया कि वह सब कुछ उड़ा ले गया। इसमें देखिए की शब्द आ चुका है, तो इसमें अगर की शब्द आया है तो इसमें जो हमारा वाक्य है वो हमारा मिश्र वाक्य, लगभग 95%। अगर मिश्र वाक्य के उदाहरण आता है तो उसमें से की शब्द 100% जुड़ा रहता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सरल वाक्य। अब जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरी तरह से समझा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, सदैव शब्द में संधि कौन सी है? इसमें भी विद्यार्थी कंफ्यूजन होंगे। सदैव शब्द थोड़ा सा मैं ट्रिक बताऊंगा ताकि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सदैव शब्द गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और अयादि संधि। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, वृद्धि संधि। हमें गुण संधि नहीं बनना है। सदैव शब्द में लगभग अधिकतर जो गुण संधि के उदाहरण आते हैं उसमें 2 मात्रा लगती है सदैव। तुरंत देखिए सदा धन एव, इसमें सदा धन एव, देखिए सदा धन एव, इसमें अ या आ के योग में ए आ रहा है। जब ए आया तो बड़ा आदेश हो रहा है एक, तो इसमें जो हमारी संधि होती है वो होती है गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? रिक्शा शब्द बंगला, अंग्रेजी, अरबी और जापानी। पीटीटी एग्जाम 2021 में पूछा था क्वेश्चन, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, एक जापानी भाषा का शब्द है। उसके बाद थोड़े से उदाहरण में बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे जो शब्द हैं एग्जाम्स में आते रहते हैं। चीनी भाषा के शब्द, तो देखिए चाय, चीनी, चीकू और लीसी, आप शब्दों को पढ़कर ही पहचान कर लेंगे ये एक चीनी भाषा का शब्द है, जैसे चाय है। उसके बाद फ्रांस, मेजर, अंग्रेज, कारतूस और बादाम, ये हमारे फ्रांस भाषा के शब्द हैं। एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है जो कि मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो भी शब्द दे रखे हैं वो। उसके बाद पुर्तगाली,
तो पुर्तगाली भाषा के जो शब्द हैं वो है अलमारी, इस्पात, कमीज, तौलिया, फीता, कमरा, संतरा, कॉफ़ी और बाल्टी। ये जो शब्द हैं ये हमारे पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो एक बार थोड़े से देख लेना शब्दों को। अब हम देखेंगे आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, फिर हम क्लास को फिनिश करेंगे। दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ कौन सा है? दांतों से हाथ काटना, अधिक परिश्रम करना, अपने हाथों को दांतों से काटना, पश्चाताप करना या फिर अत्यधिक कंजूस होना। तो पहले तो अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मुहावरों में सबसे नेगेटिव वाक्य दिखता हो वो कैंसिल करो। देखिए अत्यधिक कंजूस होना, तो इसके बारे में हमने सुना है कि मक्खी सूस, तो उसका जो मतलब होता है कि अत्यधिक कंजूस। ये तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद है अपने हाथों को दांतों से काटना, ये भी बिल्कुल सटीक आंसर नहीं है। अपने हाथों को दांतों से काटना कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। पश्चाताप करना, ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो हाथों अपने दांतों से हाथों को जरूर काटते हैं, इस तरह से मतलब संकेत देते हैं, काटते नहीं है बल्कि संकेत देते हैं। तो उसका जो अर्थ होता है वो होता है पश्चाताप करना। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर साथियों हमारी क्लास आपको पसंद लगी हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं रोजाना सेशन में। जय हिंद।